हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि साथियों आप लोग को मालूम होगा, छात्रा और अधीक्षक के लिए हमने बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की है। उसी बाल विज्ञान मनोविज्ञान की कक्षा में हमने बुद्धि का पहला टॉपिक कवर किया है, उसको आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। हमारा दूसरा टॉपिक है बुद्धि और व्यक्तित्व से रिलेटेड था, महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व। उस व्यक्तित्व टॉपिक को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं साथियों, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए साथियों, सीधा हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व संबंधी हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसको हम सीधा क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, देखिए हमारा हेडिंग रहेगा व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व से अभिप्राय क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। देखिए, सामान्यतः मतलब व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति का जो रूप है, रंग है, आकार है ना, कद है, ऊंचाई है, लंबाई है ना, अर्थात उसके शारीरिक संरचना व्यवहार से, मतलब बॉडी पार्ट से, है ना, शारीरिक संरचना व्यवहार से, बॉडी पार्ट से लगाया जाता है। तथा उसका बोलचाल कैसा है ना, मृदुभाषी है कि कठोर व्यक्ति है, तीव्र बोलता है कि सरल बोलता है, मीठा बॉडी बोलता है, तो सभी चीज़ों से लगाया जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की अवधारणा। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व की अवधारणा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यक्तित्व की अवधारणा। अब यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं व्यक्तित्व की अवधारणा क्या होती है। देखिए, व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी के पर्सनालिटी, है ना, शब्द का रूपांतरण है, मतलब पर्सनालिटी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। किससे हुई है, यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब। जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, नकाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है, पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब। किससे उत्पत्ति हुई है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो यूनानी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्सोना। और पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, नकाब होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तित्व की अवधारणा हो गया। मतलब व्यक्तित्व कहाँ से आया, तो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का रूपांतरण है, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, जिसका पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, नकाब होता है साथियों। ठीक, यहाँ तक के क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है ना, व्यक्तित्व का जो अर्थ है, व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली से है। मनुष्य के व्यवहार का वह शैली है व्यक्तित्व, जिसे अपने आंतरिक व बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। मतलब व्यक्ति जो है अपने आंतरिक गुण और बाह्य गुण, दोनों गुण से अपने व्यवहार को प्रकट करता है, ऐसा बताया है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है, मनुष्य के व्यवहार का वह तरीका है, माध्यम है, जिससे वह अपने आंतरिक गुण और बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है, व्यक्त करता है, वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। दो टर्म यहाँ आया है, एक आंतरिक गुण और एक बाह्य गुण। दोनों क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, बाह्य गुण जैसे होता है हमारा रूप, रंग, पोशाक, वार्तालाप, बातचीत करने का तरीका, अभिनय करने का तरीका, कैसे बोल रहे हो, तो सारी चीजें बाह्य गुण के अंतर्गत आ जाती है। अब आंतरिक गुण में आते हैं। आंतरिक गुण क्या होता है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का, उसका संवेग कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, उसकी इच्छा कैसा है, उसका प्रत्यक्ष कैसा है, उसका प्रमाण कैसा है, ये सारे चीजें जो होते हैं उसके आंतरिक गुण में आते हैं। मतलब उसके व्यक्ति के अंदर जो गुण मौजूद होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो सारे आपके आ जाते हैं आंतरिक गुण में, और जो बाहर से दिखा जाता है वो आपका बाह्य गुण हो जाता है। तो दोनों गुण को शामिल करते हैं, तो वो कहलाता है मनुष्य के व्यवहार में, या वो शैली क्या कहला जाएगा, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे। तो परिभाषाएं दी गई है व्यक्तित्व की। बिग व हंट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं का योग का उल्लेख करता है। ऐसा ये कहते हैं, क्या कहते हैं, बिग और हंट, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, मतलब व्यक्ति तो जो है संपूर्ण व्यवहार होता है, और संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान होता है, उसका रूप होता है, प्रतिमान होता है, और इसकी विशेषताओं का और इसके गुणों का, रूप और गुणों का क्या होता है, योग होता है। ऐसा कौन बोलते हैं, तो बिग और हंट, मतलब बहुत बड़ा हिंट दिए हैं। क्या दिए हैं, व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, बिग मतलब संपूर्ण व्यवहार, हंट क्या बता दिए, हंट ने रूप, प्रतिमान और विशेषताओं के योग का उल्लेख किया। तो परिभाषा को याद रखना है कि इसको कौन दिया, ऐसे करके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो बिग और हंट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार
प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ऐसे करके हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और साइंटिस्ट है, एक और वैज्ञानिक है वारेन। वारेन जो है साहब ये बोलते हैं व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। क्या है? संपूर्ण मानसिक संगठन है। इसके पहले जो बिग और हंट क्या थे, संपूर्ण व्यवहार बता दिया है ना, जबकि ये मानसिक संगठन बता रहा है। मानसिक संगठन जो उसके विकास की किसी अवस्था में होता है, मतलब जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है, विकास का जो एज होता है, विकास की जो अवस्था होती है हमारे लाइफ टाइम में चलती है, उसमें किसी भी अवस्था में ये जो हमारा मानसिक विकास है या मानसिक जो संगठन है वो डेवलप होता है। ऐसा इनका मानना है। किसका? वारेन के अनुसार। वारेन साहब ये बोलते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन है, पूरा मानसिक संगठन है। ये बताते हैं जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में ये डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। ऐसा इनका मानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार पर आते हैं। किस पर आते हैं साथियों? व्यक्तित्व के प्रकार पर। ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए पहला प्रकार है शरीर रचना प्रकार। पहला प्रकार शरीर रचना प्रकार है, ठीक है। दूसरा प्रकार है समाजशास्त्री प्रकार और तीसरा प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक प्रकार, हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए शरीर रचना के आधार पर देखेंगे तो शक्तिहीन, मतलब जिसमें शक्ति ना हो, मतलब उसमें कमजोरी दिखे, कमजोर टाइप का दिखे। दूसरा खिलाड़ी हो, मजबूत हो, और तीसरा क्या हो? नाटा हो। ऐसे करके तीन प्रकार बताए गए हैं, है ना, किसके? व्यक्तित्व के शारीरिक रचना के आधार पर ना, शारीरिक रचना के आधार पर। तो इसको जर्मन वैज्ञानिक क्रेमर ने दिया है ना, क्रेस्मर ने दिया है। क्रेस्मर ये जर्मन वैज्ञानिक है जिन्होंने शरीर की रचना के आधार पर इसको बांटा है, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। जर्मन वैज्ञानिक क्रेमर, ठीक, क्रेस्मर याद रखना, ठीक है। शरीर की रचना के आधार पर तीन, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। अब देखो समाजशास्त्रीय आधार पर, समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेगर ने बांटा है। किसने बांटा है? स्प्रेगर। समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेगर नाम के वैज्ञानिक का समाजशास्त्रीय आधार पर बांटे हैं। स्प्रेगर नाम के वैज्ञानिक ने टाइप्स ऑफ मेन में बताया है ना, अपनी पुस्तक है, इसकी पुस्तक है टाइप्स ऑफ मेन। किसमें बताया है? टाइप्स ऑफ मेन में स्प्रेगर ने बताया समाजशास्त्रीय प्रकार, मतलब समाज में कितने प्रकार के व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं उसको इन्होंने बताया स्प्रेगर ने समाजशास्त्रीय प्रकार में। देखिए पहला क्या बताया? सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक वाले व्यक्तित्व होते हैं, आर्थिक वाले होते हैं, धार्मिक वाले होते हैं, सामाजिक वाले होते हैं, कलात्मक होते हैं, क्रिएटिवनेस वाले होते हैं, सैद्धांतिक जिनका मूल सिद्धांत होता है वो अपने सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को सैद्धांतिक व्यक्तित्व बोलेंगे। राजनीतिक दिशा के अनुसार व्यक्ति चलता है उसको बोलेंगे। आर्थिक में ज़्यादा रुचि रखता है उसके अनुसार चलता है। धार्मिक में रुचि रखता है, समाज से जुड़ाव रखता है, और कलात्मक क्षमता होती है। ये सारी क्षमताएं आप लोग को हमेशा इसमें इस पॉइंट के विषय ध्यान में रखना पड़ेगा समाजशास्त्रीय प्रकार में, ठीक है। सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक, इसका कौन बताया? तो स्प्रेगर टाइप्स ऑफ मेन पुस्तक है उसकी, उसमें बताया है, ठीक। अब देखो मनोवैज्ञानिक प्रकार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी और बहुर्मुखी, अंतर्मुखी और बहुर्मुखी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखी और बहुर्मुखी, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकार। अगला क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रकार, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक प्रकार हमारा जो तीसरा बिंदु था उसमें देखते हैं। मनोवैज्ञानिक में दो हमको याद रखना, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, है ना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, है ना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है ना ये, ठीक। देखो अब दोनों को जानने का प्रयास करते हैं साथियों, दोनों क्या होता है। देखिए अंतर्मुखी में मतलब एकदम मन से वो चिंतित रहेगा, अपनी चीज़ों के बारे में एक्टिव रहेगा, सजग रहेगा, सचेत रहेगा। तो व्यक्ति क्या रहता है इसमें, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति चिंतनशील रहते हैं, जबकि उधर वाले चिंतन मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं इस वाले व्यक्ति, ठीक है। अगला, ये अपने प्रति क्या रहते हैं? सजग रहते हैं, अपने काम के प्रति ये क्या रहते हैं? सजग रहते हैं, अपने प्रति, अपने सेल्फ के प्रति सजग रहेंगे। दूसरा, कर्तव्य परायण रहेंगे, समय का ध्यान रखते हैं लोग। कौन से वाले लोग? अंतर्मुखी लोग। चिंतन मुक्त हो, चिंतनशील होते हैं, इसको याद रखना। अपने प्रति सजग रहते हैं, इसको याद रखना है। कर्तव्य परायण रखते हैं, समय परायण का ध्यान रखते हैं, कर्तव्य का पूरा करते हैं। बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, मतलब बाहर की वस्तुओं से, बाहर के लेन देन से या बाहर के मामले से उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कम प्रेम होता है उनका, कम अनुराग होता है, मतलब बाहरी चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति चिंतनशील रहता है, अपने प्रति सजग रहता है, कर्तव्य परायण रहता है, समय का ध्यान रखता है, बाह्य जगत की वस्तुओं से उनको मतलब नहीं होता है, कम प्रेम रखता है, ऐसा। अब बाह्यमुखी में देखो, अपने विचारों व भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है,
अब बहिर्मुखी वाला क्या होता है, मतलब अपने जो विचार है, अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाता है, जबकि इधर वाले लोग नहीं कर पाते उतना अच्छे से। धारा प्रवाह, बोलने में सजग होते हैं। बोलने में क्या होते हैं लोग, धारा प्रवाह बोलने में सजग होते हैं। वातावरण के साथ ये लोग आसानी से अनुकूलन बनाने से, आसानी से मेल जोल बना लेते हैं। कौन लोग, बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व के लोग, ठीक है। वातावरण के साथ आसानी से मेल जोल बना लेते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला, चिंता मुक्त होते हैं, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। कार्यकुशलता अधिक होती है, इसकी जो कार्यकुशलता है ये अंतर्मुखी से ज़्यादा होती है, ठीक। इसकी जो कार्यकुशलता है बाह्यमुखी की, ये अंतर्मुखी से ज़्यादा होती है। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो सिंपल है, चिंतनशील होते हैं, ये चिंता मुक्त होते हैं, कार्य के प्रति अपने सजग रहते हैं, ये भावनाओं विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं, समय का ये लोग ध्यान रखते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, बाह्य जगत की वस्तु से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन बना लेते हैं। इनकी जो कार्य क्षमता होती है अंतर्मुखी से ज़्यादा होती है। तो ये 4-5 पॉइंट हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों के बारे में, इसी से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब अगला है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी है, देखिए, मतलब व्यक्ति को मापने का क्या क्या विधि है। पहला विधि है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि। पहला विधि क्या है, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि। दूसरा विधि है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। दूसरा विधि क्या है, वस्तुनिष्ठ विधियाँ। मतलब ये भी पूछ सकता है कौन सा विधि है कौन सा नहीं है, वैसे अभी पूछ सकता है, तो हमको विधि का नाम भी याद रखना है ना। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। अगला विधि, चौथा विधि है प्रक्षेपण विधि। 4 विधि होता है, व्यक्तिगत, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, प्रक्षेपण विधि, ठीक है। ये 4 विधि होता है। इसमें सबसे पहला विधि है आत्मनिष्ठ विधि। सबसे पहला विधि हम लोग देखते हैं आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि, ठीक है। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियाँ। अब ये क्या होता है साथियों, देखो, व्यक्तिगत या आत्मनिष्ठ विधियाँ। अब इसको जो हम जानने का प्रयास करते हैं, देखिए ये क्या होता है। देखिए, व्यक्ति से संबंधित सूचना, या देखिए इसमें क्या होता है, आत्मनिष्ठ मतलब स्वयं, है ना। तो व्यक्ति से संबंधित, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित जो सूचना है उसी व्यक्ति से हम प्राप्त करते हैं, या फिर संबंधित मित्र से प्राप्त करते हैं, या उससे संबंधित अन्य कोई परिवार फैमिली मेंबर से प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आत्मनिष्ठ वाले में, मतलब आत्मनिष्ठ वाले व्यक्ति का हम लोग यदि मापन करेंगे, पहचान करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, तो हम उससे संबंधित जो व्यक्ति के बारे में हम लोग जानकारी जानना चाहते हैं, उसी से खुद प्रश्न कर सकते हैं, या उसके संबंधित मित्रों से प्रश्न कर सकते हैं कैसा व्यवहार का आदमी है, या फिर उसके परिवार फैमिली मेंबर से, आस पड़ोस से पूछ सकते हैं। तो ये आत्मनिष्ठ व्यक्तिगत हो गया। तो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत स्वयं वाला हो गया, ठीक। अब देखिए इनका आधार क्या होता है, मतलब इनका जो आत्मनिष्ठ है या व्यक्तिगत है अपने आप में, उसका जानकारी का तरीका क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए पॉइंट बिंदु, उसका आधार क्या है। देखो, पहला अनुभव के आधार पर, है ना, अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या रखे उसके आधार पर, आवश्यकता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है उसके अनुसार पर, उसकी रुचि क्या है, ये पॉइंट हम लोग रख सकते हैं, तो जान सकते हैं। अभिवृत्ति क्या होती है उसकी, तो कितना प्रेरणादायी है, कितना मोटिवेशन वाला इंसान है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये सब पॉइंट जो है हमको व्यक्तिगत या आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का पहचान करने में मदद करता है। अनुभव से मदद कर सकते हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए, आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है, और अभिवृत्ति क्या है। तो ये सारे चीज़ें से हम आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि जो है उसमें हम व्यक्ति का व्यक्तित्व का पहचान कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब देखिए दूसरा है, इसी में मतलब व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत हमारा अगला है आत्मकथा। इसमें आत्मकथा भी आता है ना। तो आत्मकथा क्या है, कहानी होता है, उसमें मनोविश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें आत्मकथा में, आत्मकथा मतलब स्वयं की जो कथा होती है, आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा, स्वयं के बारे में। तो इसमें मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाता है। मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष क्या किया जाता है, निकाला जाता है। मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष क्या किया जाता है साथियों, निकाला जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला व्यक्तिवृत्ति इतिहास। अगला पॉइंट क्या है, व्यक्तिवृत्ति इतिहास। और व्यक्तिवृत्ति इतिहास में क्या होता है, देखो साथियों, वंशानुक्रम और वातावरण संबंधित तत्व इसमें शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण संबंधी इसमें तत्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं व्यक्तिवृत्ति वाले में ना। व्यक्तिवृत्ति इतिहास में वंशानुक्रम और वातावरण वाले संबंधित तत्व शामिल होते हैं, आते हैं, जो क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। जो क्या करता है, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है।
कि उसका जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा, सही होगा, अच्छा जीवन यापन करेगा, है ना, उसका जो तरीका है बोलने का, समझने का, बात करने का, वो सारे चीज़ को ये प्रभावित करेगा। कौन? वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी तत्व ये शामिल होते हैं किसमें? व्यक्तिवृत्ति इतिहास पढ़े में। तो जीवन को ये प्रभावित करते हैं। ये पॉइंट को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, इसको याद रख लेना। ठीक, चलिए अगला है साक्षात्कार विधि। जानते हैं साक्षात्कार मतलब क्या होता है? आमने सामने से प्रश्न करना होता है ना, आमने सामने से प्रश्न साक्षात्कार विधि है। सूची या प्रश्नावली विधि, सूची या प्रश्नावली विधि, है ना, मतलब ये चार पॉइंट किसका किसका है? ये व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ वाला है ना, तो आत्मकथा, व्यक्तिवृत्ति इतिहास, वंशानुक्रम, वातावरण, इससे मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना, ये पॉइंट को याद रखना है। साक्षात्कार विधि आमने सामने होता है, आमने सामने जो बातचीत होता है आमने सामने, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे साथियों। ठीक है, फिर सूची या प्रश्नावली में क्या याद रखना है? हाँ या ना वाले प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ या ना वाले प्रश्न इसमें ज़्यादातर किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व मापन का सर्वाधिक उपयोग वाला विधि है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। मतलब व्यक्तित्व मापन वाले सर्वाधिक विधि कौन सा उपयोग होता है, इसको याद रखना है। तो सूची या प्रश्नावली विधि, सूची या प्रश्नावली विधि जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो इतना पॉइंट को हमको ध्यान रखना, इसको नोट करते भी चलना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला वस्तुनिष्ठ विधि, अगला दूसरा विधि हमारा है वस्तुनिष्ठ विधि। दूसरा विधि, इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार का अवलोकन होता है। व्यवहार का अवलोकन होता है इसमें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार का अवलोकन, मतलब उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है ना, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, बोलचाल में कैसा है, आदत कैसा है, लक्षण कैसा है। ठीक है, आदत कैसा है, लक्षण कैसा है, इस सारे चीज़ों का इसमें हम पता करते हैं, सारे चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार में दोनों आ जाएगा, उसका अवलोकन किया जाता है। चरित्र, व्यवहार, आदत और लक्षण, ये सारी चीज़ें का उसमें शामिल होता है। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण नियंत्रित या नियंत्रित निरीक्षण। ठीक है, नियंत्रित निरीक्षण बोल सकते हैं या निरीक्षण नियंत्रित। इसमें क्या किया जाता है? व्यक्ति को अकेले बैठा दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? व्यक्ति को अकेले बैठाकर उसको कुछ ना कुछ कार्य दिया जाता है, कुछ ना कुछ क्या दिया जाता है? कार्य किया जाता है। अकेले कमरे में उसको बैठा दिया जाता है, कमरे में अकेले बैठा दिया जाता है। उसके बाद उसको हम लोग छुप कर क्या करते हैं? छिप कर क्या किया जाता है? छिप कर उसका निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। वो कार्य सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि किस प्रकार में कर रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे विचार विमर्श कर रहा है, मतलब उसका हाव भाव को भी देखकर हम क्या कर सकते हैं? निरीक्षण नियंत्रित विधि जो होती है इसका हम पता कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत। ठीक, चलिए उसके बाद अगला है क्रम निर्धारण। अब क्रम निर्धारण क्या होता है? क्रम निर्धारण क्या होता है साथियों? क्रम निर्धारण में व्यक्ति के जो गुणात्मक है, क्रम निर्धारण मतलब क्या होता है? व्यक्ति का जो गुणात्मक विधि है ना, व्यक्ति का जो गुणात्मक व्यवहार होता है उसका हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। गुणात्मक व्यवहार का क्या किया जाता है साथियों? अवलोकन किया जाता है। ठीक, गुणात्मक व्यवहार का क्या किया जाता है साथियों? अवलोकन किया जाता है, इसमें याद रखना। क्रम से बांट देंगे, सीक्वेंस में रख देंगे, है ना, प्रश्नों को सीक्वेंस में रखा जाता है, उसके अनुसार उसको क्वालिटी हम जमा देंगे, है ना, तो ये जम जाएगा तो उसका क्या निकालते हैं इसमें? क्रम निर्धारण। मतलब इसमें गुणात्मक जो व्यवहार होता है उसका क्वालिटी व्यवहार इसमें निकल के आ जाएगा सीक्वेंस में। ठीक, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है प्रक्षेपण विधि। ये विधि इंपॉर्टेंट विधि, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में क्या होता है? देखो साथियों, मतलब लास्ट विधि की चौथा विधि है मनोविश्लेषणात्मक में मनों का विश्लेषण करते हैं, याद रखना है। प्रक्षेपण विधि में क्या होता है? जो भाव है ना साथियों, भाव, दशा, अभिवृत्ति, कल्पना से कहानी प्रस्तुत करना। किससे? भाव, दशा, अभिवृत्ति, कल्पना। जो बाह्य कल्पना होती है, हवाई कल्पना बोल सकते हैं, बाह्य कल्पना, है ना, या हवाई कल्पना। ठीक है, बाह्य कल्पना या हवाई कल्पना से क्या किया जाता है? कहानी बना के प्रस्तुत करना। हाव भाव, दशा, अभिवृत्ति, आप उसके बारे में क्या जानते हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार रखते हो, है ना, तो ये सारे चीज़ें से हम क्या कर सकते हैं? एक कहानी के माध्यम से उस बातों को प्रकट करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण विधि होता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट, सारे बिंदु हमको व्यक्तित्व के बारे में हमको ध्यान में रखना है साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छात्र अधीक्षक का जो पेपर है इसमें बिल्कुल इस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मंत्रा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।